ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल भाई जी। सत श्रीकाल भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई जी। भाई जी, सबसे पहले यही आपको शुरुआत में बस मेरा सवाल पहला तो यही है, क्या हालात हैं जी? कौन इस वक्त, क्या स्थिति है हरियाणा की? क्योंकि हमें तो देखने में तो ये लग रहा है कि जी 5-6 पार्टियां लड़ रही हैं। उसमें कांग्रेस, बीजेपी तो चलो दो मेन है ही है, नेलो है क्योंकि हमारे पास ही एलनाबाद पड़ता है, चौटाला गांव पड़ता है, और जेजेपी का भी जो एपी सेंटर है वो पंजाब के बिल्कुल नजदीक रहा है। फिर आम आदमी पार्टी लड़ रही है इस बार, और ये काफी मतलब बना हुआ है माहौल सा। कुछ आजाद लोग भी हैं। बाहर से देखने से तो हमें ऐसा लगता है। आप थोड़ा इसे ब्रीफ करेंगे कि क्या हालात क्या है, मुकाबला किसकी तरफ है? नवरीत भाई, आपने सही फरमाया कि पंजाब और हरियाणा दोनों छोटे बड़े भाई की हैसियत से ही जी अभी तक रहते आए हैं। और ये जो किसान आंदोलन है, इसका मैं शुक्रगुजार हूं कि हरियाणा और पंजाब के जो सियासत ने जो कभी दिलों में थोड़ी कड़वाहट या दूरियां पैदा कर दी थी, उसको किसान आंदोलन ने फिर से भर दिया। और तब बिल्कुल। बड़े भाई को भी पता चला कि छोटा भाई कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली जाना है तो फिर आपको हरियाणा होके ही जाना पड़ेगा। और जब तक हरियाणा साथ नहीं है, किसान चाहे पंजाब के हों या किसी और हिस्से के, हम साझी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और आप बिल्कुल। यकीन मानिए कि इस लड़ाई ने, जो किसान आंदोलन की लड़ी है, इसी ने हरियाणा में चुनाव की पूरी पटकथा भी लिख दी थी, और उसी पे ये चुनाव होने जा रहा है। जी और रही बात पार्टियों की, तो केवल कहने को तो 4-5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा है। ये जो आपने जितने भी नाम लिए हैं, इनेलो, जेजेपी, ये सब भाजपा की ही ए बी सी टीमों के रूप में प्रचारित हो रही है कि गोपाल कांडा मदद कर रहे हैं, अभय चौटाला मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा की। बीजेपी का प्रत्याशी गोपाल कांडा को जिताने के लिए अपना नाम ही वापस ले रहा है। तो हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस ऑल का चुनाव है। जी और आप ये देखिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी 10 से 5 पे आ गई, कांग्रेस 0 से 5 पे चलेगी। तो इसकी बड़ी वजह किसान है हरियाणा का। हरियाणा का किसान ये मन बना चुका है कि मुझे इस बीजेपी को वोट नहीं देना, तो वो जी वोट नहीं दे रहा। इवन वो वोट के साथ में उनसे सवाल भी कर रहा है। और जो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपनी जो 7 गारंटियां दी हैं, उसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात लिखी हुई है। और सरकार बनते ही वो पहला काम करने वाले हैं। तो भारत के उन पहले राज्यों में से हरियाणा हो जाएगा जो किसानों को एमएसपी की लिखित में गारंटी दी है, और वो पूरा करने वाले हैं। किसानी जी एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, और किसान इस सरकार को पलटने जा रहे हैं। माहौल आज के दिन पूरी तरीके से कांग्रेस का है। आप किसी भी जिले में चले जाइए, और पंजाब के साथ लगते जितने भी इलाके हैं हमारे, चाहे सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे जींद हो, चाहे आपका अम्बाड़ा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, इन सारी जगहों पे बदलाव की बयार बह रही है। और इवन जो जिले किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ भी कांग्रेस की हवा बह रही है। और मैं हैरान हो गया, मैं एक कैंडिडेट का चुनाव प्रचार देखने गया, वहां पे किसानों के मुद्दे उठ रहे थे। तो वो किसानों को इस बात की टीस थी कि जब किसान आंदोलन हुआ तो हमने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। वो मुझे लगता है अब अगले चरण में जब भी कभी किसान आंदोलन होगा, तो अहिरवाल का जो हमारा इलाका है, वहां से भी किसान आपको बॉर्डर पे दिखाई देंगे जब कभी आंदोलन हुए। तो किसानी को लेके उत्साह है लोगों में। कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जिसमें किसी वर्ग को फायदा नहीं पहुंच रहा है। और 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी जैसा आप जानते हैं, आपके पंजाब में तो खैर बीजेपी कभी जड़ें जमा ही नहीं पाई। जी हरियाणा में भी ये लोग 2014 में ही आए हैं। इससे पहले हमने बीजेपी को 1-2 सीटें, 2-4 सीटें जीतते हुए देखा। इससे ज्यादा इनका जुगाड़ नहीं था।
लेकिन पहली बार ये 2014 में सत्ता में आए तो इन्होंने खुल के हरियाणा को जात पात के जहर में डिवाइड करने की कोशिश की, बांट दिया कास्ट के हिसाब से। जबकि हरियाणा आप हरियाणा का जो मूलतः व्यवसाय है वो किसानी है, किसी भी कास्ट का आदमी वो किसानी पेशे से ही जुड़ा हुआ है। तो जब लोगों को ये धीरे-धीरे समझ में आया, इनकी सारी चालें समझ में आई, तो फिर इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। पहले लोकसभा में इनको हाफ किया और अब विपक्ष जो कांग्रेस है वो कह रही है पहले हमने इनको हाफ किया, अब इनको हम साफ करने जा रहे हैं। आज तो बीजेपी एक सम्मानजनक स्कोर के लिए भी फाइट करनी पड़ रही है उनको, उसकी उम्मीद भी नहीं लगती मुझे। धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल आपने जैसे समझाया कि स्थिति ग्राउंड पे आप बिल्कुल उसे देखते हैं और समझते हैं कि कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर पहले बात नहीं होती थी, वहां पर भी बात हो रही है, किसानी की भी बात हो रही है। पर हमने पिछले इलेक्शन में मतलब पढ़ा है, देखा, थोड़ा सा देखा भी आप बोल सकते हैं कि भाजपा ने इस इलेक्शन को, पिछले इलेक्शन को, जो लोकसभा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके विधानसभा की, वो हमेशा से करते हैं कि ये जाट वर्सेस ऑल ऑल कर देते हैं वो इलेक्शन को। ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस ही मेन मुकाबले में है, भाजपा और दोनों ही आपस में मुकाबले में है, तो वो सभी वर्ग की पार्टी बनने के लिए उसने क्या किया है कुछ खास? देखिए, कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया। कांग्रेस ने ऐसा कुछ 10 साल में नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से लोग कांग्रेस के प्रति टूट के पड़े। चूंकि अच्छा। बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। हाँ। देखिए, एक कहावत है कि भूखे पेट होए ना भजन गोपाला। बिल्कुल। तो 10 साल में जो कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही थी, काम तो चाहिए था ना धरातल पे। अब जो उनका कोर वोट बैंक है, अब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। व्यापारियों से सरेआम फिरौतियां मांगी जाती हैं, नशे का इशू है। तो उसका जो इनका जो कोर वोट बैंक था वो भी इनसे कट गया इस वजह से। कांग्रेस ने कुछ नहीं है, कांग्रेस ने वेट किया, बस इंतजार किया, उसका फल उनको मिलने वाला है। बीजेपी ने बहुत बुरा किया है। तो बीजेपी के बुरे कर्मों का जो नतीजा है उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप ये देखिए, 2014 से पहले हरियाणा में या तो कांग्रेस थी या क्षेत्रीय दल के रूप में इंडियन नेशनल लोक दल थी। लेकिन बिल्कुल। बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म करने का काम किया। उसको उसको उसका विभाजन करवा दिया उनके पोते से, और फिर अब उन दोनों को ही बर्फ में लगा दिया है उन्होंने। तो और आज आज सिर्फ बीजेपी की सारी उम्मीदें इस बात पे टिक रही हैं कि कुछ सीटें हमारी आ जाएं, कुछ सीटें इनेलो, जेजेपी, इन बीएस आईएनएलडी, बीएसपी का गठबंधन। मायावती जी के बारे में ये पूरी भारत में प्रसिद्ध है कि वो गठबंधन केवल उन पार्टियों से करती है जिनको बीजेपी कहती है। वो हर बिल्कुल। जगह कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन करती है। क्योंकि हरियाणा का जो एससी समुदाय का वोटर है, वो लोकसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो हिलने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से ये जो अलायंस बना हुआ है, देखिए कोई भी नई चीज आती है, जो कास्ट पॉलिटिक्स ये बीजेपी यहाँ कर रही थी, वो 2014 से लेके 2019 तक सूट किया लोगों को। नई चीज थी, पसंद आ रही थी। लेकिन अब उसका क्रेज खत्म हो चुका है। अब हरियाणा के लोग कास्ट से ऊपर उठ के ये चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में सुविधाएं चाहिए। जब सड़क में गड्ढे हों तो वहां कास्ट पॉलिटिक्स काम नहीं आती। वो गड्ढे, रोड अच्छे चाहिए, पीने का पानी अच्छा चाहिए, सीवरेज अच्छा चाहिए। इशू बहुत है हरियाणा में। हरियाणा बेरोजगारी में पिछले कई साल से पूरे भारत में नंबर 1 आ रहा है। तो बिल्कुल। यूं 2 लाख पद खाली पड़े हैं, ये भर्तियां ही नहीं कर पाए। तो इनकी जो सरकार की विफलताएं हैं उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है। और कांग्रेस में चूंकि जितना भी काम हुआ है वो सारा भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने किया है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी के तौर पे वो उभर के सामने आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ही था कि मैं रोहतक एरिया में, आपके एरिया में मैं काफी रहा हूँ, आपके पास ही एक गांव है, वहां से मेरे दोस्त है और मैं अभी 5 दिन वहीं पर था। जी। मैंने जो आसपास का आपका माहौल देखा कि हुड्डा बहुत बड़े फैक्टर हैं हरियाणा में। पर हुड्डा पर भी वो है कि टैग है कि वो जाटों के तो नो डाउट इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं। पर क्या हुड्डा इस वक्त, जैसे उनकी पार्टी में कुमारी शैलजा है ना, या और भी कई लोग हैं, आजाद बहुत लोग खड़े हो गए हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या हुड्डा इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपने वोटर को ये समझा पाए हैं कि भाई मेरे साथ जुड़ो या कांग्रेस के साथ जुड़ो, और जो भी विरोधी हैं उनका जो नुकसान कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस में रखे या कांग्रेस से बाहर से, उनसे ऊपर बढ़ पाएंगे हुड्डा? देखिए, आज के दिन कांग्रेस का मतलब हरियाणा में है हुड्डा कांग्रेस। ठीक है। क्योंकि एक दौर में किरण चौधरी खिलाफत करती थी, वो भाजपा में चली गई है।
चौधरी बीरेंद्र सिंह करते थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में जाने के बाद अब चूंकि नए नए हैं दोबारा से पार्टी में, तो वो विरोध करने की पोजीशन पे नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी केवल एक सीट अपने बेटे तक सिमट के रह गए हैं। तो हरियाणा में शैलजा जी हैं, वो टिकट वितरण में धराशायी हो चुकी हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा कांग्रेस। और खास बात ये, आप अगर रोहतक में रहे हैं जानकारी, तो रोहतक में लोग उनको जाटों से ज्यादा उनको पंजाबी कम्युनिटी का नेता माना जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा ही इकलौते कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखते हैं और वो जोड़ देते हैं लोगों को। थोड़ा आपको रोकूंगा, मैं आपके रोहतक का ही किस्सा सुनाता हूँ कि रोहतक के एमएलए से लोगों ने पूछा, वो गांव के जहां पर मैं था, कि भाई आपने कुछ काम नहीं किया। उसने बोला कि देखो भाई, आपने मुझे चुना नहीं है, आपने तो हुड्डा साहब को चुना था। पिछली बार वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो काम नहीं हुआ, इस बार बन गए तो हो जाएगा। मतलब मैंने बिल्कुल इतना ठीक बात है। स्मार्ट आंसर स्पष्ट सुना नहीं था कहीं पे। दो रोहतक जिले के जो कांग्रेसी है ना, ये 14 सीटें हैं, इनकी कांग्रेसियों की लड़ाई सिर्फ टिकट हासिल करने तक की होती है। टिकट हासिल करने के बाद ये जो जीत हार का जिम्मा है वो हुड्डा साहब के कंधों पे डाल देते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो हमें जितवा दो। सिंपल सा फंडा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, पुराने रोहतक से जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते हैं कोई और मंत्री भी नहीं होता, फिर मंत्री वो बाहर के लोगों को बनाते हैं। तो ये राज का मजा लेते हैं, उसके एवज में इनके अपने नफे नुकसान है। लेकिन जो अभी रोहतक है, रोहतक जो प्रॉपर रोहतक सीट है वो पंजाबी कम्युनिटी की सीट है। तो उनको उनके जो नेता के तौर पे आप ये देखिए, चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। तीनों बार पंजाबी कम्युनिटी के लोगों की वजह से हुड्डा जी जीत पाए। तो हुड्डा जी का पंजाबियों में अच्छा आना जाना है और इसी वजह से जो रोहतक है, रोहतक में वो सर्व समाज के नेता के तौर पे उभरते हैं, जाट नेता के तौर पे नहीं उभरते। और बाकी हरियाणा में भी उन्होंने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है, उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। एक नई पार्टी आप इस बार इलेक्शन लड़ रही है हरियाणा में। नई पार्टी तो नहीं कह सकते, अभी तो बहुत समय हो गया उन्हें। उसका आम आदमी पार्टी। हम तो इनकी सरकार देख रहे हैं और अब मैं बड़े खुले दिल से ये बात मानता हूं कि हम तो इनके नतीजे भी भुगत रहे हैं, चाहे हमने निजी तौर पे चैनल का भुगता हो, साल बंद रह के, या और कई तरीकों से पंजाब भुगत रहा हो। पर हरियाणा में जैसे ये क्या, क्योंकि जहां पर सरकार नहीं देखी लोगों ने, वहां पर तो इनके बहुत दावे और वादे हैं। क्या हरियाणा पे उनका कोई प्रभाव पड़ रहा है? हरियाणा पे एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे ये 5,000 वोट लेने की पोजीशन पे भी हो। और हरियाणा में ये कई बार टीम के साथ हम एक्स्ट्रा खिलाड़ी ले जाते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी है बोतल बोतल पानी पकड़ाने के लिए। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कोई इशू नहीं है, कहीं भी नाम लेवा भी नहीं है उनका। और एक किस्म से वो ये रणनीतिक रूप से भी चुप है कि हमारी वजह से कांग्रेस का नुकसान ना हो। हरियाणा में दूसरे तरह का अलायंस है। पर अगर कांग्रेस से लड़ना ही हो भाई, तो फिर मतलब कांग्रेस का फायदा ही करना हो, तो फिर लड़ने का क्या फायदा, अगर आपको पता है कि 5,000 सीट भी किसी सीट से नहीं आ रही। क्योंकि केजरीवाल साहब जेल से बाहर आते हैं और ये पूरे कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। हमें तो बहुत कुछ ऐसा भी यहाँ से लगता है, हो सकता है ये हमारी ये। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मैं कहता हूं पंजाब के संसाधनों का अगर कोई दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। पंजाब का बहुत बड़ा पैसा, अगर ये, मुझे नहीं पता आपके पंजाब के जर्नलिस्ट कभी इस बारे में चर्चा करते हैं या नहीं की, उनके लोक संपर्क विभाग में कोई आरटीआई वगैरह निकलवाई जाए जो जानकारियां, बहुत बड़े अमाउंट उन्होंने हरियाणा में भी बांटा है। हरियाणा के निकली है कई, भाई आरटीआई से। हाँ, कई बहुत बहुत मोटा अमाउंट हुआ पंजाब का पैसा बेवजह अपने प्रचार प्रसार में आम आदमी पार्टी कई जगह पे खर्च कर रही है। उसमें हरियाणा के बहुत सारे, मैं छोटे छोटे चैनल यहाँ के लाखों रुपए पंजाब से लेते हैं। बिल्कुल है। तो पंजाब का तो दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी पंजाब में बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुकी होगी पूरी तरीके से, जिस हिसाब से वो चल रही है। नहीं बिल्कुल, पर चलो पूरी तरह से तो, अगर मैं आपको कहूं कि पूरी तरह से तो वो नहीं हुए, क्योंकि उनका एक वर्ग है जो मार्जिनल किसान है, फार्मर है और मार्जिनल दुकानदार है, वो अभी भी उनके साथ सॉलिड खड़ा है और वो दिखता है हमें, है ना। क्योंकि पंजाब में हम जातीय समीकरण से नहीं बांट सकते चीजों को कि जाट एक तरफ हो जाएंगे, है ना, या दूसरा वर्ग किस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक वे में आपको चीजों को ज्यादा देखना होता है। पर चलो, मेरा आखिर में ये है कि जो क्षेत्रीय दल थे हरियाणा के, हम पंजाब में भी अकाली दल को खत्म होते हुए देख रहे हैं, लगभग खत्म होने के किनारे है। अगर बीजेपी आज अकाली दल का हाथ ना पकड़े
तो ये तय है कि अकाली दल खत्म हो जाएगा। इनेलो और जेजेपी के साथ ऐसा हुआ क्या है भाई कि वो दिन ब दिन खत्म हो गए? रीजनल पार्टीज जिनकी मतलब इम्पोर्टेंस तो है, मतलब महत्व तो है राजनीति में, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, और वो अच्छे भी होते हैं कई महीनों में। पर हरियाणा में क्या हो रहा है? नवनीत जी, जब आप हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं और जब क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, तो एक बार इन लोगों के घरों पे नजर डालिए, इन हम्म। लोगों के गाड़ियों पे नजर डालिए, इन लोगों की संपत्ति पे नजर डालिए। ये राजा लोग हैं, इन्होंने बहुत संसाधनों की लूट मचाई है। धीरे धीरे तो डिस्क्रेडिट होंगे ही। हम्म। संसाधन, ये पॉलिटिक्स नहीं है एक्चुअली, पॉलिटिकल चेंज नहीं होता, ये सत्ता का एक्सचेंज होता है। आज मैं लूट रहा हूं, कल आप लूटोगे। तो ये बिल्कुल। अगर आज हाशिए पे गए हैं, चाहे पंजाब में गए हों, चाहे हरियाणा में गए हों, ये इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। ये अपनी जड़ों से कटे हैं, इन्होंने संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं। और बड़ी मछलियां अक्सर छोटी मछलियों को खा जाती हैं। जब बड़ी मछली बीजेपी हरियाणा में आ गई और कांग्रेस बच गई, तो फिर तीसरी पार्टी का स्कोप नहीं बनता कहीं भी। एक्सेप्शनल है, जैसे पंजाब में आ गए, पंजाब में बहुत सालों से लोग तंग थे सारी पार्टियों से, तो आम हम्म। आदमी पार्टी का एक वो बना है, वहां पे स्कोप बन गया। हरियाणा में ऐसी कोई नौबत अभी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए केजरीवाल जी हरियाणा के होते हुए हरियाणा में कोई अभी तक पावर का केंद्र बिंदु नहीं बन पाए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का बुरा दौर चल रहा है हरियाणा में, इनको बहुत मतलब इन डिस्क्रेडिट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मेरा बिल्कुल आखिरी आपसे सवाल है भाई कि फिर हम ये भविष्यवाणी तो नहीं आपसे चाहते, क्योंकि हमें भी बड़ा अजीब लगता है, पर एक एज तो होता ही है हर इलेक्शन में। आज की घड़ी एज कौन लेके चल रहा है इस इलेक्शन में? नहीं, मैं भविष्यवाणी कर पाने की सिचुएशन में भी हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा बहुत तो, घूमता हूँ और तो फिर मेरे कर दीजिए सर, फिर पॉलिटिकल तो चैनल। अच्छी बात हरियाणा है। में बीजेपी साफ हो रही है। जी। हरियाणा में बीजेपी साफ हो रही है, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों को साफ किया था, उसी तर्ज पे हरियाणा में कांग्रेस की वेव बह रही है और बहुत जबरदस्त वेव बह रही है। इसमें जो टिक जाएगा विपक्ष में वो बड़ी बात होगी, बाकी है नहीं दारोमदार कुछ, इनका काम हो चुका है। तो तो बहुत काफी बहुत अच्छी शुक्रिया। मेजोरिटी से कांग्रेस आने वाली है। जी जी धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय शुक्रिया भाई, निकाला। राम राम। थैंक यू भाई।